वेलकम टू अभिति क्लासेस। अभिति क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर फिजिकल एजुकेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए हर दिन इस चैनल पे यानी कि अभिति क्लासेस पे हर दिन आपको 100 प्लस यानी कि 100 से ज़्यादा प्रश्नों का एक अभ्यास सेट मिलेगा जो कि आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सभी सेट आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। आप इसके साथ चलने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल को, जिससे कि हर दिन आपको समय पर ये अभ्यास सेट मिल सके। चलते हैं आज के जो पहला अभ्यास सेट है उसकी तरफ। और अभ्यास सेट फर्स्ट आपके सामने इस प्रकार से है। अभ्यास सेट पहला, इसमें जो पहला प्रश्न है उसको हम देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रश्न है कि किसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। किसे वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। तो जो स्वर यंत्र है इसको हम वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। वॉइस बॉक्स के नाम से, स्वर यंत्र को हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला है कि इंडियन प्रीमियर लीग जिसे आप आईपीएल के नाम से जानते हैं, तो इसका संस्थापक कौन है? तो इसका संस्थापक किसको माना जाता है? ललित मोदी को आईपीएल का संस्थापक माना जाता है। आपको हर एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छी तरीके से बस सुनते चलना है। आप सुनते रहेंगे हर एक प्रश्न को अच्छी तरीके से, वो खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। उसमें जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती करें। प्रश्न अगला है, खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसको जाना जाता है? कौन ऐसा है जो खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जिनको हम जानते हैं? तो वो कोलमैन ग्रिफिथ जो है ये खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं, कोलमैन ग्रिफिथ। अगला है कि पुगलिस्ट, क्या नाम है? पुगलिस्ट। तो पुगलिस्ट किसका अन्य नाम है? तो जो मुक्केबाज होते हैं, कौन? जो मुक्केबाज होते हैं इनको हम पुगलिस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको? मुक्केबाज को। अगला प्रश्न, प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? प्रतियोगिता योजना के जो ब्लूप्रिंट होता है उसको हम रणनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? रणनीति बनाना। ठीक है। प्रश्न अगला है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? तो एशिया का जो सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट याद रखना है आपको, ये डूरंड कप है। डूरंड कप जो है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, डूरंड कप याद रखना है। अगला कहा जा रहा है कि छोटे चेचक का वैक्सीन का आविष्कार करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो जो छोटे चेचक का वैक्सीन था उसको आविष्कार किया गया किसके द्वारा? एडवर्ड जेनर जो है छोटे चेचक की वैक्सीन का आविष्कार करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। प्रश्न अगला है, अगला कहा जा रहा है कि प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की दूरी, सबसे कम दूरी क्या कहलाती है? तो जो प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच की सबसे कम दूरी होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं विस्थापन के नाम से। किसको? विस्थापन, है ना। जो प्रारंभिक और अंतिम स्थान की जो बीच की दूरी होती है उसको हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत जो कि किसके द्वारा? हेनरी फयोल के द्वारा दिया गया है। याद रखना है आपको कि प्रशासनिक प्रबंधन हेनरी फयोल के द्वारा दिया गया है। प्रश्न अगला है कि अगर कुल टीम 14 है, कुल टीम कितनी है? 14 है, और टूर्नामेंट कौन सा है? नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो इसमें पहले दौर में कितने मैच खेले जाएंगे? अगर 14 टीम है तो पहले दौर में हम 5 टीमों को यहाँ पर मैच को दिखाएंगे, या फिर टूर्नामेंट में जो है क्या करेंगे? 5 टीम जो है पहले दौर में खेलेगी। ठीक है। अगला देखते हैं, इसको फिक्चर बनाया गया था, एक बार फिर से बता दिया जाएगा आपको कि फिक्चर इसमें कैसे बनाते हैं 5 नॉकआउट टूर्नामेंट के। और अगला प्रश्न देखते हैं कि किसे
पोज के नाम से भी जाना जाता है। प्लो पोज, प्लो पोज किसको हम जानते हैं? हलासन को। हलासन जो है ये हम प्लो पोज के नाम से भी जानते हैं। अगला है कि विटामिन बी 12 का अन्य नाम। विटामिन बी 12 है ना, आप जानते होंगे कोबाल्ट को कहा जाता है। विटामिन बी जो है, विटामिन बी 12 जो है कोबाल्ट होता है ना, तो इसमें इसको हम अन्य नाम से साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन को जो है हम विटामिन बी 12 के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि एनोवा, अनोवा का फुल फॉर्म क्या है? ANOVA का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम एनोवा के नाम से जानते हैं। प्रश्न अगला है, इंडोर व्यायामशाला के निर्माण के दौरान निम्नलिखित कारकों में से किसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? कौन सा व्यायाम है? इंडोर व्यायाम है। इंडोर व्यायामशाला के निर्माण के दौरान तो सबसे ज़्यादा क्या ध्यान दिया जाएगा वहाँ पर? सबसे ज़्यादा ध्यान ये दिया जाएगा कि हवादार या फिर वेंटिलेशन। वेंटिलेशन जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा। प्रश्न अगला है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व भावात्मक रूप से नागरिकों का विकास करना है। यह एक परिभाषा दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है? और ये दिया गया है चार्ल्स ए बूचर के द्वारा। चार्ल्स ए बूचर के द्वारा यह कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा कुल शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है? शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावात्मक यानी कि समग्र विकास करना, है ना। अगला प्रश्न है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो योग शब्द की उत्पत्ति ये संस्कृत भाषा से हुई थी। किस भाषा से? संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वो इकाई है विल्ली। विल्ली जो है खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न अगला है यहाँ पर, इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान IGIPESS की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? इंदिरा गांधी शारीरिक शिक्षा और खेल विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी 1987 में इसका स्थापना हुआ। अगला है, अर्थमेटिकल डिसऑर्डर किसको कहते हैं? जी हाँ, इसके पहले भी एक मैं बता चुका हूँ मैं इसको, कि जो कैलकुलेशन होता है अर्थमेटिकल डिसऑर्डर, है ना, अर्थमेटिकल डिसऑर्डर जो कैलकुलेशन होता है उसको आप किस नाम से जानते हैं? जब कैलकुलेशन में डिसऑर्डर हो जाए, अर्थमेटिक में जब डिसऑर्डर हो जाए तो उसको आप डिसकैल्कुलिया के नाम से जानते हैं। डिसकैल्कुलिया। तो ये जो है ये कैलकुलेशन में जब गड़बड़ी होने लगे, इसको आप समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आपको अर्थमेटिकल डिसऑर्डर मिले तो वहाँ पर आप डिसकैल्कुलिया लगाएंगे, है ना। अगला देखते हैं कि एक वयस्क के कुल कितने कृदंत दांत होते हैं? कौन से दांत? कृदंत दांत होते हैं। तो वो होते हैं 8। 8 उसमें होते हैं क्या? कृदंत दांत। कितने होते हैं वयस्क में? 8 कृदंत दांत होते हैं। अगला प्रश्न है कि फील्ड हॉकी में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन था? फील्ड हॉकी में ध्यान देना है, तो जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था? वो मिला था धनराज पिल्ले को। धनराज पिल्ले को जो है सर्वप्रथम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था फील्ड हॉकी में। आगे देखते हैं, IOC का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो जो पहला राष्ट्रपति था IOC का, जो पहला राष्ट्रपति था उनका नाम क्या था? डेमेट्रियस विसेलस। क्या नाम था? डेमेट्रियस विसेलस जो है IOC का पहला राष्ट्रपति बने, है ना। अगला प्रश्न है कि फीना प्रतियोगिताओं में एक स्विमिंग पूल की समग्र गहराई कितनी होनी चाहिए? तो जो फीना प्रतियोगिता है उसमें जो स्विमिंग पूल की समग्र गहराई होती है वो कितनी होती है? वो 1.8 मीटर होनी चाहिए। कितनी? जो समग्र गहराई है 1.8 मीटर होनी चाहिए। अगला है, हाई जंप इवेंट में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो किस सिद्धांत का उपयोग हम करते हैं हाई जंप इवेंट में? किस सिद्धांत का? वहां पर हम करते हैं ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। किसका? ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम का उपयोग करते हैं हाई जंप इवेंट में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले यूथ विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था?
क्या है, यूथ विंटर ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? वो किया गया था ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में सबसे पहले यूथ विंटर ओलंपिक का आयोजन किया गया था। प्रश्न अगला यहाँ पर कहा जा रहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वह कौन सी इकाई है? कोशिका, सेल जो है ना। कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। सबसे छोटी क्या है? कोशिका है ना। अगला प्रश्न है कि 100 मीटर महिला बाधा दौड़ में स्टार्ट लाइन, जो 100 मीटर महिला बाधा दौड़ होती है उसमें स्टार्ट लाइन और पहली बाधा के बीच की दूरी, स्टार्ट लाइन हो गया है ना, इससे जो पहली बाधा लगी होती है उसके बीच की दूरी कितनी होगी? तो उसके बीच की दूरी कितनी होती है? वो 13 मीटर, 13 मीटर जो है इसके पहले बाधा के बीच की दूरी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक विशिष्ट संयुक्त कार्यवाही के दौरान अवांछित हलचल को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी क्या कहलाती है? तो एक विशिष्ट संयुक्त कार्यवाही के दौरान अवांछित हलचल जो होती है उसको नियंत्रित करने वाली जो मांसपेशी होती है उसको आप न्यूट्रलाइजर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? न्यूट्रलाइजर जो है यह नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है, हलचल को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी है न्यूट्रलाइजर, यानी कि न्यूट्रल कर देना, है ना। इस प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि किस साल डोपिंग का पहला मामला ओलंपिक में पाया गया? जब डेनिस साइकिल चालक नेड अनमार्क जेनसन ने अपने रेस में प्रथम स्थान पर खत्म करने के बाद मर गया। तो जो सबसे पहले डोपिंग का मामला पाया गया ओलंपिक में, डेनिस का जो साइकिल चालक था नेड अनमार्क जेनसन अपने रेस में प्रथम स्थान पर खत्म करने के बाद जो मर गया था, तो वो कहाँ का था? वो था डेनिस का, और 1960 में यह पहला घटना हुआ, है ना। खिचड़ी मुद्रा किससे संबंधित है? तो जो खिचड़ी मुद्रा है वो संबंधित है जीभ से। किससे संबंधित है? वो जीभ से संबंधित है। मुद्रासन में जो है खिचड़ी मुद्रा जीभ से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि बाल विहार खोलने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? किंडरगार्टन जिसको आप जानते हो ना, तो वो खोलने वाला प्रथम व्यक्ति फ्रोबेल के द्वारा, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने बाल विहार खोलने में पहले व्यक्ति कौन थे? फ्रेडरिक फ्रोबेल, है ना। अगला देखते हैं प्रश्न हमारा। अगला है कि बेसबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं? तो जो बेसबॉल के खेल का मैदान है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम डायमंड के नाम से जानते हैं। इसको आप याद रखना है कि डायमंड को जो है ना, डायमंड में जो है बेसबॉल खेल का मैदान डायमंड होता है। क्या होता है? डायमंड। प्रश्न अगला देखते हैं। यहां कहा जा रहा है कि संपर्क के निम्नलिखित माध्यमों में से किस संक्रामक रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं? यानी कि कौन सा ऐसा संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है? उसको आप मेंटल कहते हैं, है ना। मेंटल जो है यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जबकि फिजिकल, सेक्सुअल, ओरल, इससे जो है संक्रामक रोग फैल सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रशिक्षण की मात्रा प्रतियोगिता अवधि के समय रखी जाती है। कितने समय रखी जाती है? तो वहां पर हम ये देखेंगे कि कम समय रखी जाती है, समय कम रखी जाती है। यहाँ पर कम होगा कि प्रशिक्षण की मात्रा प्रतियोगिता अवधि के समय कम रखी जाती है, प्रशिक्षण की मात्रा को। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नलिखित नसों में से कौन सी नस, है ना, निम्नलिखित नसों में से कौन सी गंध से संबंधित है? किससे संबंधित है? गंध से संबंधित है। तो जो गंध से संबंधित होती है उसको आप ऑल्फैक्टरी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी आपसे आप हिंदी में अगर देखें तो घ्राण जो है ना, घ्राण के नाम से जानते हैं। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो आपको वहां पर ऑल्फैक्टरी के नाम से मिलेगा, ऑल्फैक्टरी, है ना, ऑल्फैक्टरी के नाम से मिलेगा वहां पर, जो गंध से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, कबड्डी में एक टीम द्वारा लिए गए टीम आउट की अवधि कितनी होती है? तो जो टीम आउट की अवधि होती है वो वहां पर कितनी रखी गई है? बहुत ही कम समय में आपको 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं यहाँ पर। वीडियो कैसा लग रहा है आप लाइक करके बताएं, है ना, आप कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हर दिन आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर वीडियो मिलता रहेगा।
तो यहाँ पर आपको जो 30 सेकंड का समय दिया जाता है, एक टीम के द्वारा लिए गए टीम आउट की अवधि 30 सेकंड होती है, किसमें? कबड्डी में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत से पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन था? जो पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया भारत से, वो बनाया गया था विश्वनाथन आनंद को। विश्वनाथन आनंद जो है भारत से पहले जो है शतरंज ग्रैंड मास्टर थे, चेस ग्रैंड मास्टर, तो वो कौन थे? विश्वनाथन आनंद। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के दो गोलार्धों को क्या जोड़ता है? तो दो गोलार्धों को क्या जोड़ता है? तो वो जोड़ता है कार्पस कैलोसम। कार्पस कैलोसम जो है दो गोलार्धों को क्या जोड़ता है? कार्पस कैलोसम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 39 नंबर कि एक खिलाड़ी को कुशल परिणाम पाने के लिए अपनी प्रतिस्पर्धा से कितनी देर पहले खाना खाना चाहिए, है ना? तो कितने देर पहले? तो जब अगर कुशल परिणाम पाना है तो उनको कितने देर पहले? तो उनको 2 से 4 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए। ठीक है। कितने घंटे? 2 से 4 घंटे, है ना? अगला प्रश्न है हमारा कि टेबल टेनिस बाल का व्यास कितना होता है? जो टेबल टेनिस होता है ना, टेबल टेनिस जो होता है उसके बाल का जो व्यास कितना होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 4 सेमी। कितना? 4 सेमी होना चाहिए। टेबल टेनिस का जो बाल का व्यास होता है वो 4 सेमी होना चाहिए, है ना? अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर कि वजन प्रशिक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसमें? वजन प्रशिक्षण में हम किसका उपयोग करते हैं? हम देखिए वेट बार्स का करते हैं, वेट स्टेक्स का करते हैं, डंबल्स का करते हैं। ये सभी जो है सब सही है। वजन प्रशिक्षण में इनका हम उपयोग करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्तस्राव को रोकने का तेज और सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? अगर रक्तस्राव को रोकना है तो वहां पर घाव पर प्रत्यक्ष दबाव डालना। घाव पर प्रत्यक्ष दबाव डालना ही रक्तस्राव को रोकने का सबसे तेज और सबसे प्रभावी तरीका है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता था? मनोविज्ञान को किसका अध्ययन माना जाता था? तो जो 16वीं शताब्दी में जो शुरू हुआ था तो वहां पर आत्मा, है ना, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन माना जाता था। कब? 16वीं शताब्दी में इसको आत्मा का अध्ययन माना जाता था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पीटी ऊषा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया था। कब लिया था? पीटी ऊषा जो है 1980 में भी ली और 1984 में भी, 1980 में भी और 1984 में, यानी कि ए और बी दोनों। पीटी ऊषा 1980 और 1984 में ओलंपिक में हिस्सा ली थी। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा किन्सियोलॉजी का एक हिस्सा है? किन्सियोलॉजी, है ना, कौन सा हिस्सा है? तो यहाँ पर जो जैव यांत्रिकी है, जैव यांत्रिकी जो है यह एक किन्सियोलॉजी का हिस्सा है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फील्ड हॉकी में किस कलर के कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो किस कलर का? देखिए फील्ड हॉकी में कौन कौन सा कलर होता है? हरा होता है, लाल होता है, पीला होता है। ठीक है। लेकिन वहां पर नीले कलर का कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो प्रोटीन किसमें नहीं होता है? प्रोटीन तेल में प्रोटीन नहीं होता है। तेल में तो वसा होता है। क्या होता है? तेल में तो वसा होता है। जबकि मूंगफली, मछली, मिल्क, इन सभी में प्रोटीन पाया जाता है, जबकि तेल में प्रोटीन नहीं पाया जाता। ठीक है। आंतरिक श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किसके बीच होता है? तो आंतरिक श्वसन में गैसों का आदान प्रदान किसके बीच होता है? वो फेफड़ों और रक्त केशिकाओं के बीच होता है। फेफड़ों और रक्त केशिकाओं के बीच में होता है गैसों का आदान प्रदान आंतरिक श्वसन में। ठीक है। और धीरे धीरे हम लोग पहुंच रहे हैं अपने अंतिम प्रश्नों की तरफ। और निम्नलिखित में से कौन सी अच्छी परिकल्पना की विशेषताएं हैं? जो अच्छी परिकल्पना होती है वो सबसे अच्छी विशेषता ये होती है कि उसमें हम ऊपर से देखते चलते हैं कि वह स्पष्ट होना चाहिए, है ना। परिकल्पना कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। उसके बाद सादगी होनी चाहिए उसमें और विशिष्ट होना चाहिए। यानी कहने का तात्पर्य ये सभी जो है एक अच्छी परिकल्पना की गुण
गुण देखे जा सकते हैं या फिर गुण कहे जा सकते हैं। और आज का अंतिम प्रश्न इस प्रकार से है कि विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो जो विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जो हैं वो हैं पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है यह पहले विश्व चैंपियन जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। और इस प्रकार से आज का जो 50 प्रश्नों का एक सीरीज था वो यहीं पर समाप्त होता है और आगे फिर से हम लेके आएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हर दिन यहाँ पर आपको मिलेगा 50 प्रश्नों का एक सीरीज, बाकी और भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे आपके एग्जाम के लिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री में आपको कंप्लीट कराया जाएगा आपका पूरा कोर्स, वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। को ऐसा वीडियो कैसा लगा आपको आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।